वर्ग दशम के सभी छात्र छात्राओं का इस वीडियो क्लासेस में अभिनंदन करता हूँ। मैं चंद्रभूषण सिंह अंशु हिंदी की ओर से यह शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस कोरोना की महामारी में इधर उधर नहीं जाएंगे, ज़्यादा फनी नहीं बनेंगे, लेकिन घर में रहकर कुछ स्टे होम होकर इस पठन पाठन को अवश्य आगे बढ़ाने की मेहरबानी करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूरक पुस्तक कृतिका से दूसरा पाठ जॉर्ज पंचम की नाक मैं अभी जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक होते हैं कमलेश्वर। पाठ का सार आप समझ लें। पहले जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में पहले आप समझ लें। नाक किसी का कट जाता है तो क्या होती है, और नाक किसी का बरकरार रहता है तो क्या होता है। इसी पर एक बहुत अच्छा व्यंग लिखे हुए हैं ये कमलेश्वर जी। जो जॉर्ज पंचम की नाक है, यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। व्यंग पर एक व्यंग याद आई है। व्यंग पर एक व्यंग याद आई है कि किसी मंच पर एक जोकर ने कहा कि सभी लोग जमीन पर चलते हैं तो उसकी एड़ियां घिसती हैं, लेकिन जब मैं कालीन पर चलता हूं तो जमीन पर चलने वालों से अधिक मेरी एड़ियां घिसती हैं। जरा आप यह मिलाएंगे, फन, व्यंग, मजाक, है ना। अब आगे बढ़ूं मैं। इस पाठ में सरकारी तंत्र की मजाक उड़ाई गई है, जो आजकल हम लोग सब कुछ देखते हैं। हम जिस इंग्लैंड के गुलाम रहे, उसकी रानी के सम्मान के लिए भारत की सरकार कैसे कैसे पापड़ बेलती है, अपमानपूर्ण हरकतें करती हैं। यह समाज के आगे परोसना इस निबंध का उद्देश्य है, जो ये बखूबी कमलेश्वर जी निभाए हैं। लेखक का सार कुछ इस प्रकार है, अर्थात सारांश। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत आने वाली थी। प्रत्येक दिन अखबारों में उनके शाही दौरे की खबरें छपती थीं। एलिजाबेथ के दर्जी उनकी पहनावे तय करने के बारे में परेशान थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें भारतीय अखबारों में छपती थी कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, जिस पर 400 पाउंड का खर्च आया है। रानी की जन्मपत्री प्रिंस फिलिप के कारनामे उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों के साथ साथ शाही महल के कुत्ते की भी तस्वीरें छप गई। रानी के आगमन को लेकर पूरे भारत में सनसनी थी। आखिरकार जो रानी 5000 रुपये का उसके स्वागत में कुछ तो धूमधाम होनी ही चाहिए। देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। सड़कें जवान हो गईं, इमारतें सुंदरियों की भांति सज गईं। अचानक एक परेशानी सामने आई। जॉर्ज पंचम की नाक की मूर्ति की नाक गायब थी। पहले भी इस नाक के लिए राजनीति, आंदोलन और बहसें हो चुकी थी, परंतु जैसे कि होता है, राजनीतिक आंदोलनों का कोई हल नहीं निकल सका। कुछ राजनीतिक दल नाक को काटना चाहते थे,
कुछ बने रहने देना चाहते थे। आखिर एक दिन यह हादसा हो गया। हथियारबंद जवानों की गश्त होते हुए भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक काट दी गई। अब सवाल यह था कि रानी के आगमन पर जॉर्ज की नाक न दिखी तो यह अपनी नाक कटाने जैसा होगा। अर्थात कैसे हम यहाँ के शासक हैं, देख मूर्ति की नाक कट गई। आगे बढ़ते हैं। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक बुलाई गई और सरकारी कार्यवाही शुरू हो गई। सभी ने कहा कि रानी के आगमन तक कटी हुई नाक वापस लग जानी चाहिए। उच्च स्तर पर सलाह मशविरे हुए। आखिरकार एक मूर्ति को फौरन दिल्ली बुलाया गया। मूर्तिकार पैसों के मामले में लाचार था। उसने हुक्कामों के चेहरों पर बदहवासी देखी, आंसू देखे। तभी उसने आवाज सुनी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा, नाक लगा दूंगा, परंतु मुझे बताइए कि इसकी लाट का पत्थर कहाँ से लाया गया था। लाट मूर्ति को कहते हैं। हुक्कामों के चेहरों की हवाइयां उड़ गईं। आखिरकार पुरातत्व विभाग की फाइलों के ढेर खोले गए, परंतु कुछ पता न लग सका। हुक्काम परेशान हो गए। एक खास कमेटी बना दी गई। उसे नाक लगाने का काम सौंप दिया गया। मूर्तिकार ने कमेटी को सुझाव दिया कि मैं देश भर के पर्वतों पर जाकर पत्थर की किस्म का पता लगाऊंगा और पत्थर खोज लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने भाषण भी जारी कर दिया। ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? जरूरत है खोज करने की, बिंदु बिंदु बिंदु। इसके लिए मेहनत की जरूरत है। इसी से आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह भाषण अखबारों में छप गया। मूर्तिकार एक एक पहाड़ी प्रदेश और पत्थरों की खाक ढूंढ आया, परंतु वह कीमती पत्थर न मिला। उसने कहा, यह विदेशी पत्थर है। सभापति ने तैश में आकर कहा, हम पर लानत है। जब हम विदेशों की सारी बातें अपना चुके हैं तो फिर यहाँ विदेशी पत्थर क्यों नहीं मिल पा रहा? मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। अचानक मूर्तिकार के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने अखबार वालों तक खबर न पहुंचाने की शर्त पर एक सुझाव दिया। देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी बनी हैं। जरा देखिएगा यहाँ मजाक की लड़ियां और बानगियां कैसी कैसी दिख रही हैं व्यंग्य में। उनमें से किसी की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल खाती हो तो उसे वहां से ले लिया जाए। पहले तो सभा में सन्नाटा छा गया। फिर सभापति ने कहा कि यह काम जरा होशियारी से करना। मूर्तिकार देश भर के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की नाक का माप उसके पास था। उसने मुंबई में दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावश जी, जहांगीर सबकी नाकें टटोली।
फिर गुजरात गया, वहां गांधी, पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल में जाकर रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष, राजा राम मोहन राय आदि को देखा। इसी प्रकार वह बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, पंजाब होते हुए दिल्ली लौट आया। उसने निराश होकर बयान दिया, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। मूर्तिकार ने फिर सुझाव दिया कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद उनमें से किसी की नाक फिट बैठ जाए, परंतु उन सब की नाकें भी बड़ी निकली। जब कहीं भी वैसी नाक नहीं मिली तो जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव आया। राजधानी में रानी के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था। जितने भी मूर्छे थे उसको छुड़ा दिया, परंतु नाक नहीं थी। सरकारी हुकामों में खलबली मची। अब की बार उसने एक नई योजना पेश की। उसने कहा, 40 करोड़ जनता में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। यह सुझाव सुनकर सन्नाटा छा गया। सब अकचका गए। मूर्तिकार ने कहा, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। इजाजत दे दी गई। अगले दिन अखबार में छप गया कि नाक का मसला हल हो गया है। नाक लगने से पहले हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक सूखने न पाए। आखिरकार अंतिम दिन चुपचाप जॉर्ज पंचम की लाट में नाक लग गई। सब अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक